नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा भी इस वक्त मौजूद है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत कुछ खबरों की करेंगे। उससे पहले आज की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आज की पहली जो बड़ी खबर, जो सिर्फ ना देश में बल्कि पूरे विदेश में जिसका डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति, नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है और कई समझौते दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच डील हुई है। तो बिल्कुल इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही, क्योंकि अमेरिका के बाद अब वो भारत लौट चुके हैं और यहाँ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ वॉशिंगटन से उन्होंने दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ी और बेहद खास ये दौरा रहा जहाँ चारों तरफ चर्चाएं अमेरिका और भारत की थी। इधर पुलवामा की बात करें तो आज का वो दिन, काला दिन, आज से ठीक 5 से 6 साल पहले जब 2019 में एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें हमारे 40 जवानों ने अपनी शहादत प्राप्त की थी और ये बहुत बड़े हमलों में से एक हमला था जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ था। आज इसकी बरसी है। तो बिल्कुल यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे जहां पर बात होगी भ्रष्टाचार को लेकर। आपको बता दें, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन देखने को मिला है, जहां पीसीएस अफसरों को निलंबित जो है वो कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण मामले के तहत ये कार्रवाई जो है वो की गई है और आगे भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर रहेगी उत्तराखंड की, जहां पर राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आज होना है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के अंदर इस बार नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा था, जिसका इस बार उत्तराखंड को मेजबानी करने का मौका मिला था और बखूबी इसको निभाए है और वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको और चार चांद लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन आज की पहली बड़ी खबर रहेगी अमेरिका में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है, इससे न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर, इन दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात पर ही, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये पद संभाला है, दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे में पहले कार्यकाल की पॉलिसी और दूसरे कार्यकाल की पॉलिसी में बेहद बड़ा अंतर नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि कई ऐसी बातें जो है इस बैठक में निकलकर सामने आई, मुलाकात में निकलकर सामने आई, जहां व्यापार के हवाले से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 2030 का एक सपना जो है वो रखा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार जो है वो और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाए और इसी में गैस ट्रेड, ऊर्जा को लेकर हर किसी पहलू पर बात की गई। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। मिडिल ईस्ट को लेकर अगर बात की जाए, रशिया यूक्रेन को लेकर बात की जाए, तो सभी के लिए जवाब जो है वो देते हुए नजर आए। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और इन मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील हुई, जहां अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर भी ये डील की गई है। तो बेहद खास ये अमेरिका का दौरा रहा है और फिलहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रूपाली, ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभाली, उसके बाद उन्होंने एक अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी शुरू की, यानी अमेरिका पहले उसके बाद बाकी देश। ऐसे में उन्होंने टैरिफ को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे दुनिया के अंदर फैला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितना अमेरिका के सामान पर कोई देश टैरिफ लगाता है, उतना ही टैरिफ उन देशों पर भी या उन देशों के सामान पर भी लगाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके अलावा जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं, किसी देश के मुखिया से मिलने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ी चीजें होती हैं जिसमें डिफेंस होता है और अमेरिका के खास मामले में विशेष तौर पर टैरिफ का बड़ा मुद्दा था। डिप्लोमेसी को कैसे मजबूत करना है, आपसी जो संबंध है वो कैसे गहरे करने हैं, उनको कैसे बरकरार रखना है, और साथ साथ रक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो होता है, जो डिफेंस डील होती है दो देशों के बीच, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने खूब निभाया भी है। इस खास मुलाकात में भारत को F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप ने रूपाली किया हुआ है और भी कई सारे द्विपक्षीय जो संबंध के बीच में जो डील्स हुई हैं वो भारत को जिससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन कुछ मामलों में डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कहा है, सामने कहा है, किन मामलों में हम सख्त हैं तो सख्त रहेंगे। तो बिल्कुल मोदी और ट्रंप की 8 मुलाकातें, जिसमें बात की जाए ब्यूनस आयर्स की, और यहाँ पर अर्जेंटीना में वो मिले, ओसाका जापान में 28 जून को वो मिले थे। तो आपको बता रहे हैं कुछ डिटेल्स हैं। वाशिंगटन, पहली मुलाकात 26 जून 2017 को मोदी और ट्रंप की मुलाकातें। इसके बाद ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना 30 नवंबर 2018 को मुलाकात हुई थी, दूसरी मुलाकात दोनों नेताओं के बीच। उस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, पहला कार्यकाल उनका था। तीसरी मुलाकात ओसाका जापान 28 जून 2019 को हुई थी और
तब से ये दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच दोस्ती जो है वो गहराती हुई नजर आई। इसके बाद फ्रांस 26 अगस्त 2019 में ये चौथी मुलाकात हुई थी और लगातार ये 8 मुलाकातें अब भारत और अमेरिका के संबंधों को और बढ़ाती जा रही है। इसके बाद 5वीं ह्यूस्टन अमेरिका 22 सितंबर 2019 में ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई थी। इसके बाद छठी मुलाकात को लेकर अगर बात की जाए तो न्यूयॉर्क अमेरिका 24 सितंबर 2019 में ये मुलाकात हुई थी और ये मुलाकातें जारी रहीं, चाहे भले ही डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौट पाए, लेकिन उसके बाद फिर से मौका मिला है। 7वीं मुलाकात अहमदाबाद भारत में 24-25 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप आपको याद होगा, जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिक किसी भी राजनीतिक समारोह में जुड़े हुए थे और ये वही नतीजा था। वहां पर बहुत ज्यादा लोग आए थे। 8वीं मुलाकात अमेरिका में 12 से 14 फरवरी को 2025 में और जो कल हुई, और अब 8वीं मुलाकात अमेरिका 12 से 14 फरवरी 2025 के बीच में जो अभी चल रही है। और फिलहाल प्रधानमंत्री वापस भी लौट चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है रूपाली कि दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, उसको मजबूत कैसे करना है उसको लेकर बातचीत हुई है। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच कई चीजों को लेकर सहमति बनी है, जिसमें पहली डील F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है। बिल्कुल, दूसरी डील IMAC के लिए ट्रंप जो है वो तैयार हैं और ट्रंप ने ये साफ कर दिया। और तीसरी डील को लेकर बात की जाए तो व्यापार को डबल किया जाएगा, जो 2030 का सपना मोदी लेकर वहां पर गए हैं। और चौथी डील तेल और गैस सप्लाई अमेरिका करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ समय पहले दिक्कत आ गई थी। 5वीं डील थी अमेरिका में 2 और दूतावास जो है वो होने चाहिए, इसको लेकर भी सहमति जो है वो बन गई है। कई बातों पे, कई मायनों में सहमतियां तो बनी है, लेकिन कुछ मामलों में साफ दोनों देशों के बीच ये रहा है। और अब 2030 तक $500 अरब का व्यापार होगा। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। 5 साल के भीतर $500 अरब का व्यापार दोनों देशों के बीच हो सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर भारत के लिए ऐसा है जो अभी भी कमजोर माना जाता है, उसको मजबूत करने के लिए इस तरह के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो ये कुछ डील जो है दोनों देशों के बीच हुई। बिल्कुल, यहाँ पर जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसमें खास तोहफा जो है खुद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है और वो एक किताब दी है जिसका नाम आवर जर्नी टुगेदर है। तो आप देखिए कि किताब का नाम और जिस तरीके से ये मुलाकातें सामने आ रही है साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के संबंध क्या है। बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility. डोनाल्ड ट्रंप से ये मुलाकात हुई बेहद खास, जहां पर ट्रंप ने ये कहा कि मोदी का साथ होना ही सबसे बड़ी बात, सम्मान की बात, और मोदी एक बहुत महान नेता है। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब ट्रंप को निमंत्रण जो है वो दे दिया है और ये मुलाकात बेहद खास। लेकिन इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, और ग्रुप कैप्टन इस पर हमारे साथ बने हुए हैं यूके देवनाथ जी हैं और सीधे उनके पास चलकर इस पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी ये मुलाकात अहम है दोनों देशों के बीच और इन रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में कितना ये फायदा दोनों देशों के बीच की मुलाकात में होगा। और दोनों देशों ने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसी साफ रखी है।
कि हम अपनी जगह पे पर्सनल लेवल पे अगर किसी देश के साथ मजबूत होना चाहते हैं तो उस पर अमेरिका का कोई बीच में जो है वो उसमें कोई दिक्कत देने वाला या दखल देने वाला काम नहीं कर पाएगा। यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय के लिए। यूके देवनाथ जी, पहला सवाल यही रहेगा कि इस मुलाकात से क्या आउटकम निकल कर आ रहा है, खास तौर पर भारत के लिए सर? शीतल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है। दुनिया की दो महान डेमोक्रेटिक नेशंस मिल रहे हैं, दुनिया के दो महान नेता मिल रहे हैं। अगर देखें तो जीडीपी अगर ऐड कर दें तो अमेरिका की जीडीपी 30 बिलियन, भारत बहुत जल्दी अमेरिका की जीडीपी 30 ट्रिलियन, भारत बहुत जल्दी ही 5 ट्रिलियन का देश बनने वाला है। 35 ट्रिलियन जीडीपी के देश मिल रहे हैं आपस में। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये दिखाता है कि अमेरिका को भारत का जो विश्व के पटल में स्थान दिख रहा है, वो अब अमेरिका उसी स्थान को दुनिया के दूसरे देशों को दिखाना चाहता है। आज मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई, उसके बाद दुनिया के सारे देश हतप्रभ हैं कि किस तरह से भारत को यह वरीयता दी गई। यह एक सम्मान की बात है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, महज कुछ दिनों के अंदर उन्होंने इसके पहले किनको इनवाइट किया? इजराइल से नेतन्याहू, जापान के प्राइम मिनिस्टर और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II, और उसके बाद नंबर 4 पर उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया। ये दर्शाता है कि अमेरिका भारत को एक खास अहमियत देता है, और यह मैसेज आज दुनिया के सारे देशों को, जिसमें चीन भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, यह मैसेज दुनिया के सारे देशों को चला गया है। जी शीतल जी। कैप्टन साहब, कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जहां पर सीधे आमने सामने कह दिया है कि हम अपनी अपनी जगह साफ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि चाइना के साथ हम अपने रिश्ते मजबूत करेंगे। चाइना एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, हमारा पड़ोसी भी है। तो क्या आपको लगता है कि भारत की जो नीति है वो साफ है? शीतल जी, ये समझना पड़ेगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीन और भारत कभी कभी छोटी छोटी झड़प में उलझते रहे हैं। जो गलवान में हुआ, उसके बाद से काफी प्रगति हुई है। दोनों देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई गई है। विदेश मंत्रालय लगातार चीन के संपर्क में है, और फिलहाल ये तय किया गया है कि दोनों ही देश आपस में व्यापार को, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को, और सबसे बड़ी बात एक दूसरे को जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट और कोऑपरेशन है, उस पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो भारत भी कोशिश कर रहा है कि इनको हम बतौर दुश्मन ना देखें। हाँ ठीक, जब साउथ ईस्ट एशिया की बात आती है, चीन भी साउथ ईस्ट एशिया के देशों को रिझाने की कोशिश करता है। भारत भी चाहता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने मुल्क हैं वो भारत के साथ रहें। तो जैसे भारत और चीन के जो संबंध है, बॉर्डर से ज्यादा ये संबंध सामने दिखाई देते हैं। नेपाल में क्या हो रहा है, मालदीव में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है। तो इन सब देशों में भारत चीन को बतौर दुश्मन नहीं, एज ए कंपटीटर दिख रहा है। और जाहिर बात है कि भारत इसमें विजयी दिख रहा है। जी। यहाँ पर कैप्टन एक और सवाल है। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से सबसे खास चर्चा जो है इसमें रही है, ट्रेड के हवाले से सबसे ज़्यादा बात की गई है। मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मोटिव यहाँ लाया गया है 2030 को पूरा करने के लिए, क्या लगता है जो व्यापार को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत और अमेरिका बात कर रहा है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वो एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यापार में। हाँ रूपाली जी, बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट सेट किया गया है। हमारे जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो भी आज मुस्कुरा रहे हैं। फिलहाल भारत और अमेरिका का ट्रेड करीबन 125 बिलियन डॉलर का है। तो अगर 2030 तक में, यानी अगले 5 साल में इसको 500 बिलियन डॉलर करना है, तो 4 गुना बढ़ाना, ये बहुत बड़ा और बहुत ही मैं तो कहूंगा कि महत्वाकांक्षी नहीं, कठिन टारगेट भी है। लेकिन हाँ, ये होगा इस तरह से कि दोनों ही देशों ने मोरलेस एग्री कर लिया है कि अमेरिका भी भारत पर कोई भयंकर टैरिफ बैरियर नहीं लगाएगा। और मोदी जी ने तो अमेरिका जाने के पहले ही थोड़ी सी मिठास माहौल में ले आए थे। पिछले हफ्ते ही
भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने आपस में जॉइंट मीटिंग करके ये तय किया था कि अमेरिकन गुड्स पर भारत टैरिफ कम करेगा। तो उभय पक्ष टैरिफ वॉर यानी युद्ध नहीं करेंगे, अमेरिका भी थोड़ा टैरिफ कम करेगा, हम भी टैरिफ थोड़ा कम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज इक्वेशन का फार्मूला बता ही दिया कि वह उतना ही टैरिफ भारतीय गुड्स पर लगाएंगे जितना टैरिफ भारत अमेरिकन साजो सामान पर लगाता है। यानी दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, एक दूसरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि टैरिफ वॉर से एक विन विन सिचुएशन पैदा हो, अमेरिका का ट्रेड भारत के साथ बढ़े। मेक इन इंडिया की बात हो रही थी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आज ये तय कर लिया गया है कि उभय पक्ष एक टीम बनाएगी अंडर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, जिसके तहत आस्ते आस्ते किस तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खासतौर से डिफेंस के क्षेत्र में भारत की तरफ किया जाए, उसको देखा जाएगा। जैसे कैप्टन साहब, एक सवाल बार बार जहन में आता है, जब पहला कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का था उस समय की बॉडी लैंग्वेज, उस समय की डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच की क्या थी, और अगर आज वर्तमान की बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस डिप्लोमेसी में अंतर आया है, दोनों देशों के बीच के रिश्तों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है, या दोनों जो नेता हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग नजर आ रही है? शीतल जी, आज यानी कल रात को जो मीटिंग हुई, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, मुख में जो भावना थी वो बहुत ही पॉजिटिव और वाइब्रेंट थी। अगर आप देखें, गर्म जोशी से एक बार नहीं कई बार हाथ मिलाया गया, और ऐसा नहीं कि हाथ मिला के छोड़ दिया गया, दोनों ने हाथ पकड़कर कुछ देर तक साथ साथ भी चले। मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ, जब गले मिले तो ना सिर्फ मोदी जी ने गले मिलने के लिए आगे की तरफ झुके, डोनाल्ड ट्रंप भी गले मिलने के लिए नीचे की तरफ आगे की तरफ झुके, उन्होंने भी मोदी जी के ऊपर अपना हाथ रखा। एक और बहुत बढ़िया शानदार फोटो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर किसी ने गौर किया हो, जब मोदी जी को विजिटर्स बुक पे साइन करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो जब मोदी जी चेयर पर बैठकर विजिटर बुक पे साइन करने जा रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ से खुद उनकी कुर्सी को वहां पोजीशन किया ताकि मोदी जी बैठ सके। तो दोनों नेताओं के बीच में एक 1-to-1 आपकी आवाज भी कट रही है कैप्टन साहब। कैप्टन, यहाँ एक और सवाल है कि जो इस मुलाकात को लेकर अगर बात की जाए तो मुद्दे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जिन पर चर्चा की जानी थी। इसमें खालिस्तान का मुद्दा उठाया गया, इसमें बांग्लादेश का मुद्दा उठाया गया, इसमें मिडिल ईस्ट को लेकर बात की गई, जहां पर अगर रशिया यूक्रेन को लेकर भी बात की जाए तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम शांति पसंद करते हैं, हम न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं। इसको लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट जो है ये बातें निकलकर सामने आई। चलिए, ग्रुप कैप्टन जी के साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। जी कैप्टन, बोलिए। हाँ, जो जॉइंट स्टेटमेंट है, दोनों देशों ने ही आतंकवाद से निपटने के लिए बात कही है। इसमें अच्छी बात यह है कि भारत जब आतंकवाद की बात करता है तो हमारे परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान से पैदा ओरिजिन होने वाली आतंकवाद की ज्यादा हम बात करते हैं। हाँ, जब अमेरिका आतंकवाद की बात करता है तो शायद वो इजराइल के तरफ परिप्रेक्ष्य में बात करता है, हमास, हिजबुल्लाह या हुती के बारे में बात करता है। लेकिन बात सही है, दोनों देश आपस में आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इंटेलिजेंस जो है वो साझा करेंगे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि। यूके देवनाथ जी, आपको नहीं लगता कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इतना खुलकर रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर बातचीत की है? उन्होंने एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि दुनिया कहती है कि भारत न्यूट्रल है दोनों देशों के मुकाबले, लेकिन हम न्यूट्रल नहीं है, हमारा अपना एक एजेंडा है, और वो एजेंडा कुछ और नहीं बल्कि पीस, हार्मोनी, शांति है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो भारत ने रास्ता अपनाया है, ये वाकई में एक मैसेज, एक संदेश है पूरी दुनिया के अंदर? सीता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था तो भारत ने कहा था कि व्लादिमीर पुतिन, जेलेंस्की आपस में मिल बैठकर इस युद्ध का समाधान ढूंढे। भारत के इस स्टेटमेंट से थोड़ा उस वक्त अमेरिका खुश नहीं हुआ था। अमेरिका का विदेश मंत्रालय, उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, खूब दबाव डाल रहा था कि भारत थोड़ा रूस को क्रिटिसाइज करे, रूस की थोड़ा
भर्त्सना करे, ऐसा भारत ने नहीं किया। उससे अमेरिका में काफी लोग, खासतौर से रिपब्लिक पार्टी के जो सेनेटर्स हैं, वो नाराज थे। लेकिन आज ये तो क्लियर हो ही गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि वो पुतिन से बात करते हैं, और पुतिन से 1.5 घंटे उन्होंने बात की है, और उन्होंने कह दिया कि पुतिन ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। जी। तो शायद जो मोदी जी सोच रहे हैं, जो मोदी जी ने कहा था, वही अब सच साबित हो रही है। पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप बात करके उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो कि मोदी जी ने आज से 3 साल पहले कह दी थी। जी। ब्रिक्स का एक बड़ा मुद्दा है यूके देवराज जी, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ब्रिक्स इज डेड। और ये टैरिफ वार जो है, क्या ये इस दायरे में अब फैल गया है कि वाकई में ब्रिक्स इज डेड जो उन्होंने कहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, रियल एस्टेट में डील करते हैं। ओके। और अपना बिजनेस में प्रतिद्वंदी नहीं चाहते हैं। ब्रिक्स की बात अगर कर रहे हैं तो उनको आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगी कि ब्रिक्स का कोई कंपटीशन अमेरिका के साथ नहीं है। ब्रिक्स में क्या हो रहा है कि हम जो ये 4, 5, 6, 7 देश हैं, हम आपस में व्यापार, ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल आदान प्रदान और फाइनेंशियल कोऑपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं। भारत है, चीन है, रशिया है। हम अगर व्यापार करते हैं तो इससे अमेरिका को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं सोचना चाहिए, जो कि ब्रिक्स के सम्मेलन में बार बार कहा जाता है कि ब्रिक्स जो है एक रूस, चीन या भारत का अमेरिका विरोधी गठबंधन नहीं है। बिल्कुल जी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रक्षा के क्षेत्र में जो सौदा हुआ है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, और जरा ये बताइएगा पिछले 8 से 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की जो पहल हुई है डिफेंस क्षेत्र में, अलग अलग डील्स अलग अलग देशों के साथ हुई हैं और इसका हमें बहुत फायदा भी मिला है। इस बार ये जो डील है जिसमें F-35 फाइटर प्लेन जेट जो है वो ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम आपको देंगे, लेकिन भारत का जो रक्षा तंत्र है, जो एक बॉडी है, वो कितना मजबूत हो रहा है इन चीजों से? जी हाँ शीतल जी, जो F-35 का ऑफर है, अभी डील साइन नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वह ऐलान किया भारत है। को F-35 देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो भारत को एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान की जरूरत है, क्योंकि चीन ने भी तिब्बत में अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर विमान को तैनात कर दिया है। खबरों के अनुसार चीन बहुत जल्दी पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ विमान देने जा रहा है। ऐसे में बहुत जल्दी, 5 साल के अंदर ही भारत की एयरफोर्स को भी एक स्टेल्थ विमान की जरूरत है। शायद F-35 या शायद रूस का सुखोई 57 इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। ठीक तो है। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। ठीक है। भारत चाहेगा कि रूस और यूएसए के बीच में एक सामंजस्य बनाए रखे। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, और ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपने साझा की। बहुत बड़ी डील दोनों देशों के बीच में हुई है, बहुत बड़ी बातें हुई हैं रक्षा, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बातचीत हुई है, और ये आपसी जो संबंध है वो और भी मजबूत करने की कोशिश की गई है। आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा भवन में इस वक्त चंडीगढ़ के अंदर, जहां पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। साथ ही मंचासीन आप सभी माननीय विशिष्टजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े रहकर राष्ट्रगान के साथ अपनी एकता और अखंडता का परिचय दें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। लोकतंत्र की बात, संविधान की शक्ति
और संसदीय परंपराओं की गरिमा। यही आधार है हमारे सशक्त लोकतंत्र का, जहां संवाद से समाधान निकलते हैं, जहां हर आवाज का सम्मान होता है। सुप्रभात। हरियाणा विधानसभा के इस गरिमामय प्रांगण में उपस्थित आप सभी माननीय विशिष्ट जनों और गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज का ये शुभ अवसर ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर मेंबर्स ऑफ हरियाणा विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों एवं सभी सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम, जो पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसीज प्राइड के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम हम सभी को संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहराई से परिचित कराने का एक अनुपम अवसर प्रदान करेगा। तो आइए कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदाः शत्रु बुद्धि विनाशायः दीपः ज्योति नमोस्तुते। दीप से दीप जले तो ज्ञान का प्रकाश फैले। इसी भावना के साथ आप सभी माननीय विशिष्ट जनों से मेरा सादर अनुरोध, कृपया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। मंचासीन माननीय सभी विशिष्ट जन एक साथ मिलकर दीप जलाएं तथा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आइए इस दीप के साथ नए संकल्पों की ज्योति जलाएं, लोकतंत्र का मान बढ़ाएं, संविधान का हर अक्षर पढ़कर नई विधाओं को अपनाएं, नई विधाओं को अपनाएं। और आइए अब प्रारंभ करें अतिथियों के सम्मान के साथ, उनके स्वागत के साथ, क्योंकि कहते हैं अतिथि देवो भवः। हमारे अतिथि हमारे लिए पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। सर्वप्रथम मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी से कि आप मान्यवर कृपया माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि यह स्मृति चिन्ह विधान भवन की शानदार रेप्लिका है। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ली कार्बुजर ने डिजाइन किया था। माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जी, आपसे मेरा सादर अनुरोध, कृपया आप ये स्मृति चिन्ह हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी को भी भेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। हमारे बीच मंचासीन हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी। मान्यवर, आपका स्वागत है और आपसे मेरा हार्दिक अनुरोध है हरविंदर जी, आप कृपया उत्तर प्रदेश
देख रहे थे इस वक्त हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। हरियाणा विधानसभा भवन में ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ेंगे जहां पर बात करेंगे 14 फरवरी को लेकर। और यहां पर पुलवामा अटैक यानी पुलवामा हमले की आज 6वीं बरसी है। यानी 2019 में 14 फरवरी को यह आतंकी हमला हुआ था और ये किसी को भूले नहीं भुलाया जाता, जहां हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों ने शहादत पाई थी। पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने सभी शहीदों को याद किया है, उन्हें नमन किया है और आज पुलवामा हमले की 6वीं बरसी है। बिल्कुल 2019 का आज ही का काला दिन जब ये हमला हुआ था और इसमें कई सारे लोगों ने, कई सारे हमारे जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी। अचानक से ये आईडी ब्लास्ट से हमला हुआ था, जिसके बाद 40 जवान शहीद हुए थे और इस दिन की कसक, इस दिन का दर्द आज तक लोग नहीं भूल रहे हैं और कुछ लोग इसे ब्लैक डे के रूप में भी सोशल मीडिया के जरिए मनाने की कोशिश करते हैं कि ये आज का काला दिन है। कई जवानों ने आज इसी दिन अपनी अपनी जानें गंवाई थी और पीएम मोदी समेत कई तमाम नेताओं ने आज उन सभी को याद किया है जिन्होंने इसमें जान गंवाई है। 6वीं बरसी आज है, 6वीं बरसी है, यानी 2019 में आज ही के दिन 14 फरवरी के दिन ही उन पर ये हमला हुआ था। एक बड़ा अटैक था जिसमें 40 जवानों ने अपनी शहादत प्राप्त की। बिल्कुल ये वही हमला है जहां पर सीआरपीएफ का काफिला जो है वो जा रहा था और एक सुसाइड बॉम्बर ने ये हमला किया और 14 फरवरी का वो दिन जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। और ये हमला एक ऐसा हमला होगा जो शायद ही कोई भूल सकता है, जहां पर 14 फरवरी को पुलवामा में ये पेश आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि 2019 में पुलवामा में हमने जिन साहसी नायकों को खो दिया, उन्हें श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उन सभी जो जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि हमने साहसी नायकों को खो दिया था और आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। और क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपनी अपनी शहादत प्राप्त की है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है? साल 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद समूची मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया संगठित हो चुकी है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से अभियान चलाकर उनके समूल नाश के लिए संकल्पित है। बिल्कुल बड़ी बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। यह अभियान चलाकर उनके समूल नाश के लिए संकल्पित हैं और इसी चीज को लेकर उन्होंने भी बात कही है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कहा? आज ही के दिन 2019 में भारत ने पुलवामा में एक भीषण आतंकवादी हमले में अपने बहादुर सीआरपीएफ जवानों को खो दिया था। देश के लिए जो उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए एकजुट है और हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ है। तो बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ लगातार जो ये लड़ाई है उसमें सरकार भी शामिल है और ये अंदाजा लगाया ही जा सकता है, जहां पर लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाए तो बैठकें सुरक्षा के हवाले से की जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा गढ़ है जिसे आतंकवाद को खत्म करने के लिए लगातार सेना हो, सुरक्षा बल हो या फिर सरकार हो डटी हुई है। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि 1990 से, यानी 90 के दशक से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। और जब से आतंकवाद शुरू हुआ तब से जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। कई जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं, शहादत प्राप्त की है, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब वक्त वक्त पर हमारे जवानों ने, हमारे सेना के जवानों ने भी दिया हुआ है।
अब आगे बढ़ेंगे। अब बात तो उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब भ्रष्टाचार हो या कोई भी क्राइम एक्टिविटीज हो, वो करना बहुत गुनाह है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप ये करते हैं तो योगी सरकार आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। और इसी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। पीसीएस अफसर पर गाज गिरी है, 2 अन्य पीसीएस अफसर भी निलंबित कर दिए हैं। और ये उत्तर प्रदेश के सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिस पर कार्रवाई की गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें, सीएम योगी ने घपलेबाज पीसीएस अफसर यानी कि गणेश प्रसाद सिंह को बर्खास्त कर दिया है और जमीन अधिग्रहण घोटाले में 2 और पीसीएस अफसर जो है उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर कड़ा वार करते हुए पीसीएस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है, जबकि 2 पीसीएस अफसर जो है वो निलंबित किए गए हैं। और ये साफ तौर पर दिखता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार जो है लगातार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, एक्शन मोड में लगातार डटी हुई। चलिए एक बार फिर आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त अपना संबोधन कर रहे हैं। जी और हमारे पड़ोस के राज्य जिनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़े राज्य के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत भूषण बत्रा जी, वरिष्ठ हमारे विधायक हैं हरियाणा विधानसभा के, और हमारे पूर्व में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी को कि जिन्होंने 2 दिन का ये ओरिएंटेशन कैंप जो प्रबोधन कार्यक्रम रखा है, और इस 2 दिन के कार्यक्रम से हमें विधायी कार्यों में जो गति कैसे आए, हमारा हरियाणा कैसे आगे बढ़े, उसको बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर मिलेगा। मैं श्री ओम बिरला जी जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं, मैं उनका पुनः बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, उनका यहाँ पर धन्यवाद भी करता हूं कि हमें बहुत टिप्स उनसे आज मिलने वाले हैं। यह कार्यक्रम एक अवसर भी है कि हमें अपने संविधान, संसदीय परंपराओं और विधायी दायित्वों को बेहतर हम समझ सकें, उसके लिए हमें यह अवसर मिला है। विधायी का लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और हम सभी का कर्तव्य है कि इसे और अधिक सशक्त हम सब मिलकर के बनाएं। हमारी भूमिका केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, हमें अपने क्षेत्र के नागरिकों की आवाज को भी बुलंद करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रभावी प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रबोधन कार्यक्रम में मेरे से पहले हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है, इसके महत्व और उपयोगिता के बारे में काफी चर्चा उन्होंने की है। हमारे वरिष्ठ विधायक हरियाणा के और काफी हम सब इसमें व्यवहारिक ज्ञान से भरे अनुभव साझा यहाँ करेंगे, जिससे कि हम सबको उसका एक बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। कुल मिलाकर के यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को जानने और उनको
आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का यह मंच है। मुझे विश्वास है कि इसमें भाग लेने वाला हर सदस्य यहां से एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर जाएगा, जो समाज व प्रदेश के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन में उसका मार्गदर्शन बनकर के काम करेगा। अगले 2 दिनों में यहाँ विधान पालिका की कार्यप्रणाली पर विचार मंथन होगा। मुझे खुशी है कि इससे विधान पालिका के कई वरिष्ठ और अनुभवी विशेषज्ञ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इनमें राज्यसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री हरिवंश जी सहित पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल विधानसभाओं के अध्यक्ष, कई जाने माने सांसद इसमें शामिल होंगे। माननीय विधायकगण, आप सभी को जनता ने एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपकर इस पवित्र सदन में हम सबको भेजा है। मैं यह बात सबको पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम भिन्न पार्टियों और मतों के होते हुए भी केवल हरियाणा प्रदेश और उसकी जनता के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए इस सदन में प्रवेश करते ही हमारी निष्ठा इसे चलाने और इसकी गरिमा को बनाए रखने तथा इसके गौरव को बढ़ाने के प्रति होनी चाहिए। हमारा अभिप्राय कि सदन को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेवारी व कर्तव्य हम सब महानुभाव का है। जैसा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने अपना कार्यभार जब संभाला था, उसके उपरांत आदरणीय ओम बिरला जी ने कहा था, उनके ही शब्द हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, कि अलग अलग विचारधारा के कारण सदन बाधित होता है, लेकिन जब देश और समाज का सवाल आता है तो सभी को एकजुट और एक साथ होना चाहिए। यही सदन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं समझता हूं कि हमने मिल करके सदन को चलाना है, सदन को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। इस काम को लेकर के चलना होगा। सदन का नेता होने के नाते मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जाएगा। सदन को मैं के भाव से नहीं, हम के भाव से चलाया जाएगा। हर माननीय सदस्य की बात को गंभीरता से लिया जाएगा। इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने लोकतंत्र की खूबियों को जानें, जिन्हें पहले से पता है कि वे उन्हें दोहराएं और नए सदस्य को भी बताएं। इसी तरह से अच्छी बातों का प्रवाह वरिष्ठ जनों से कनिष्ठ जनों में और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच चलता रहेगा, जो हमारी परंपराएं जीवंत बनी रहेंगी। मुझे खुशी है कि सदन में वरिष्ठ सदस्यों का जैसा काम और व्यवहार होगा, नए सदस्यों उससे प्रभावित होंगे। लेकिन आमतौर पर नए सदस्य पुराने सदस्यों से कुछ पूछते हुए झिझक महसूस करते हैं। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से वह झिझक तो दूर होगी ही, अनेक ऐसे सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे जो उनके मन में उठ रहे होंगे। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हम पक्ष विपक्ष के सदस्य बाद में हैं, इस गरिमामयी सदन के सदस्य पहले हैं। यह भाव मुझे सब माननीय सदस्यों में महसूस भी हुआ है। इसलिए मैं पूरे आत्मविश्वास
के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हरियाणा विधानसभा में स्वस्थ विधायी रीति, नीतियों और परंपराओं को तो अपनाया ही जाएगा, कुछ नए सिद्धांतों और मर्यादाओं को भी स्थापित किया जाएगा। जिस प्रकार हरियाणा विकास व जन कल्याण के क्षेत्र में आज अपनी पहचान रखता है, उसी प्रकार विधायी कार्यों के क्षेत्र में भी हमारी अपनी ही पहचान बनेगी। यह सदन पूरे प्रदेश के हित के कानून व प्रक्रियाएं बनाने के लिए है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा काम हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सीटिंग होना आवश्यक है। साथ ही सीटिंग कारगर भी होनी चाहिए। इसी प्रकार के भाव माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने अपना दायित्व संभालने के समय संसद में व्यक्त किए थे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि देश को आगे बढ़ाने, अच्छे कानून बनाने और जन कल्याण के मकसद से सदन ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए। हम सब आपके इस कथन को सही अर्थों में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन उपरांत हमने यह संकल्प लिया था कि हम सब राजनीति से ऊपर उठकर सदन में काम करने पर बल देंगे। इसके लिए अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब तलब हो और अधिक से अधिक सार्थक विषयों पर चर्चा हो, बहस हो, असहमति भी हो, लेकिन सबका लक्ष्य जनता की भलाई हो। जब आप सदन में बोलते हैं तो याद रखिए कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि लाखों नागरिकों की आवाज बनकर के आप लोग बोलते हैं। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष के संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस दायित्व को निभाने में सफल रहे और 14वीं विधानसभा में 16 सत्रों में 76 सीटिंग हुई हैं। इससे पहले भी सदन को सीटिंग की संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती आई है। पिछली और 4 विधानसभाओं का मैं अगर जिक्र करूं तो 10वीं विधानसभा में 14 सत्रों में 66 सीटिंग हुई थी। 11वीं विधानसभा में 12 सत्र और 70 सीटिंग हुई थी। 12वीं विधानसभा में 11 सत्र और 56 सीटिंग हुई थी। 13वीं विधानसभा में 15 सीटिंग और 15 सत्र और 84 सीटिंग हुई थी। सदन में यह सकारात्मक माहौल केवल इसलिए संभव हुआ है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी सदन को चलाने में रुचि दिखाई है। मैं इसके लिए सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब 15वीं विधानसभा में भी हम सब इसी प्रकार प्रदेश हित में खुलकर सकारात्मक चर्चा करेंगे और एक दूसरे की बातों को हम मान देंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी विधायक मर्यादित आचरण का पालन करेंगे, बहस को सार्थक बनाएंगे और अनुशासन के साथ सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संवाद में शालीनता और सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। जब हम देश पहले की भावना से काम करेंगे तो हर निर्णय देश हित में होगा। मुझे खुशी है कि आज माननीय ओम बिरला जी का आज इस उद्घाटन अवसर के ऊपर आप यहाँ पर आए हैं। मैं पुनः आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे सभी अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारी मीडिया गैलरी में सभी पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण जी का इनिशिएटिव, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन और प्राइड के सहयोग से ये 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम
हम सभी को संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहराई से परिचित कराने का एक अनुपम अवसर प्रदान करेगा। आइए संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड संस्थान के कार्यशाली के बारे में समझें इस लघु फिल्म के माध्यम से। संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जिसे पहले बीपीएसटी के नाम से जाना जाता था, 1 जनवरी 1976 को लोकसभा सचिवालय के एक अभिन्न हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्राइड ने औपचारिक रूप से अपने कार्य शुरू किए। इसका उद्देश्य संसद सदस्यों, संसदीय कर्मचारियों और अन्य संबंधित हितधारकों को संसदीय संस्थानों के जटिल कार्यों को समझने के लिए आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करना है। यह संस्थान सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव के बीच की खाई को पाट कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दक्षता और